एक सवाल कई लोग हमारे क्रिटिक्स हैं या फिर जो हमारी आलोचना करते हैं मैम, उनको ये उनका अक्सर सवाल रहता है कि जब हम उनसे पूछते हैं या वो हमसे पूछते हैं कि आप जो है कोई प्रमाण दे सकते हैं कि आप जो है राजस्थान से हैं और महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको आप कैसे चुप कराना चाहेंगे? जी, चुप कराना हमारा मकसद नहीं। हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी बात को कहते जाएँगे, बस इतना सा हमारा मकसद है कि जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, ठीक है ना? वो उसका प्रभाव ना हो तो हो ही नहीं सकता है। हज़ारों हज़ार प्रमाण हमारे पास हैं। अगर हम प्रमाण को केवल लिखित इतिहास मानते हैं तो हमारे जो बहुत सारे काव्य हैं, बहुत सारे जिनको हम इतिहास के रूप में महाराणा जी के इतिहास के बारे में हम कुछ बोलते हैं ये किंवदंतियाँ हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये सही है। तो ये तो सब अपना आउटलुक है, अपना व्यू पॉइंट है। हमारे जो जितने भी हमारे पुराण हैं, वेद हैं, हमारे जो रामायण है, जो महाभारत लिखी गई है, वो सब भी कई बार लोग खिल्ली उड़ाते थे कि नहीं ये सही नहीं है, ये कपोल कल्पित है, ये प्रमाण नहीं है। आज सिद्ध हो रहा है ना कि ये प्रमाण है। आज सेतुबंध रामेश्वरम का प्रमाण मिला है हमको, आज द्वारिका का प्रमाण मिला है हमको। तो ये सब चीज़ें तो आपका जब कीन इंटरेस्ट होगा तो आप जानेंगे, प्रमाण आपके खुद ब खुद अपनी कहानी कहते हुए बाहर आ जाएंगे। तो हमारे पास हज़ारों हज़ार प्रमाण हैं। मैं ये कहती हूँ, मैंने अभी बताया कि 12 राणा, वहाँ पर मीरा 12 राणा लिखा हुआ था, हमारे लोगों ने संरक्षित नहीं किया। हमारे लोगों ने क्या संरक्षित नहीं किया? सरकार ने संरक्षित नहीं किया। वो पुरातत्व महत्व की जगह थी, क्या उसका ये पुरातत्व के लोगों को अध्ययन नहीं करना चाहिए? उसके खंडहरों का उसके जो मोनूमेंट्स हैं उसका अध्ययन नहीं करना चाहिए? वहाँ खुदाई वगैरह नहीं होनी चाहिए क्या? और ऐसे ही हमारे जो वेशभूषा है सर, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हम वीडियो अलग से बना चुके हैं, फिर भी मैं रेफरल तौर पे इसको छोटे से मैं लेती हूँ कि आप देखिए जो वेशभूषा थी, जो हमारे पहनावे में थे, वो एक झगिया जिसको हम बोलते हैं, महाराणा अरविंद सिंह का आप दिखाएंगे, मैंने अभी भी बोला था, बिल्कुल वैसे ही ड्रेस, अभी भी मैंने बताया था, कटार, ढाल, तलवार, वो सब हमारे थे। और मल्लयुद्ध सिखाया जाता था, वो सब, ये सब राणाओं की तो पहचान है, राजपूतों की तो पहचान है। ऐसे ही क्यों प्रैक्टिस करते थे जंगल में? ज़रूरत क्या थी? वो आखेट करते और रहते। लेकिन उन्होंने ये सब जारी रखा हमारे पूर्वजों ने, और अभी तक जारी रखा था, आज से 20-30 साल पहले तक। और वेशभूषा में हमारा जो रानियों वाले वेशभूषा, हमारी पूरी, जो मैंने कहा नहीं, पहले भी कहा कि नेपाल की संस्कृति से बार बार तुलना करते हैं, मैं बार बार विरोध करती हूँ कि हमारा जो लहंगा होता था वो बहुत सलीकेदार, उस पे जो ओढ़नियाँ होती थी बिल्कुल राजपूती परंपरा, हमारी जो महिलाएं थी बिल्कुल, मैं ऐसे करके घूंघट काढ़ के आपको दिखा सकती हूँ कि इस तरीके से ऐसे हमारी जो फुक्ती लगाई जाती थी, पहले मैंने पहन के दिखाया है कि पूरी साड़ी, और इतना घूंघट हमारा होता था, इतना घूंघट इस तरीके से, ऐसे आप देख सकते हैं। और हमारी बहुएं बहुत सालों तक इतना घूंघट, मैं नहीं कहती कि इस घूंघट को हम आज प्रचलन में लाएं, लेकिन हम ये कह सकते हैं ना, ये घूंघट प्रथा क्यों थी? कोई अनावश्यक लोग, हमें महारानी पद्मिनी का हाल क्या हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल। फेस देख करके ही तो आक्रमण हो गया था। तो हमारे राजपूत लोग अपनी बच्चियों को एक पर्दे में छिपा करके रखना चाहते थे। तो ये घूंघट प्रथा हमारे अंदर थी, राजस्थान में अब भी है, लोग उसको शान से दिखाते हैं। हम लोगों ने सोचा हम मॉडर्न हो गए, हम उतार देते हैं। हमारी बहुओं के सिर से आज भी बहुत मॉडर्न अगर नहीं है तो पारंपरिक रूप से देखिए, इतना हम लोग, मैं भी अगर अपने जेठ जिठानी के पास, अपने ससुराल पक्ष के पास, मेरा घर अलग है, तो मैं इतने खुलेपन से रहती हूँ। मैं भी इतना तो मैं पल्ला करके आज भी जाती हूँ रुस्तम जी। और मैं अगर ऑफिस में भी हूँ तो मैं ये पल्ला कर लेती हूँ। रिजर्व बैंक में मेरे एक जेठ साहब हैं, तो मैं कानपुर में पोस्टिंग थी, वो आए मुझसे मिलने, तो मैंने तुरंत ऐसे करके पल्ला किया, पैर छुआ, तो लोगों ने बोला हाँ हमें पता चल गया कि आपके ससुराल से कोई आया है। तो मैंने बोला इसमें बुरा क्या है? तो बोला बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने इतनी यहाँ आकर के बड़ाई की कि मतलब बहू तो मैंने ऐसी देखी कि उन्होंने वहाँ पर भी मेरा मान मर्यादा किया और अच्छा लगा। तो ये बुरा क्या है परंपराओं को पालन करने में? तो ये जो शीश ढकने की हमारी आदत है, इसमें भी बहुत सारा हमारा जो सहस्त्रार चक्र, मैं आध्यात्मिक में ले जाती हूँ, सहस्त्रार चक्र है, इसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग जो है वो सिर ढकते थे, पगड़ी बांधते थे, हमारी जो पगड़ी रस्म में थी। ये हमारा आज्ञा चक्र है, यहाँ बिंदी हम लोग लगाते हैं, बिंदी, ये हमारा विशुद्धि चक्र है, कंठ को खुल जाए, सरस्वती माँ का वास हो। ये हमारा अनाहत चक्र है, जिससे हमारी आवाज़ निकलती है, जो हृदय से भावनाएं निकलती हैं। ये हमारा मणिपुर चक्र है, जो मणिपुर जो स्थान है वो माँ का जो ये नाभि गिरी थी, मणिपुर चक्र है, इसका बड़ा महत्व है। ये स्वाधिष्ठान चक्र है, मैं आपको लिए चलती हूँ आध्यात्मिक में। और नीचे हमारा मूलाधार चक्र, इसको मूल कह सकते हैं, मूलाधार चक्र है रीढ़ की हड्डी के जस्ट नीचे। तो ये जब तक हमारे बैलेंस्ड नहीं होंगे
तब तक आप मेरे मुँह से ये बात सुन नहीं सकते। मैं कई बार अपनी वीडियो दोबारा देखती हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि अच्छा मैंने ऐसा कुछ बोला था, मैं बार-बार देखती हूँ, अच्छा ये मेरे मुँह से कैसे निकला, मैं कैसे दिमाग में आया। तो ऐसा मैं हमेशा मैं अपने कुल देवताओं का, इष्ट देवताओं को हाथ जोड़ करके मैं कोई प्रोग्राम करती हूँ या मन में सोच करके उनको नमन करके बाहर निकलती हूँ घर से, तो उनको नमन करके निकलती हूँ। तो ये उनकी कृपा होती है। मुझे लगता है ये जो चीज़ें बाहर आ जाती हैं गाये बगैे, तो ये उन्हीं की इच्छा है, ऐसा मैं समझती हूँ। हमारे पूर्वजों का हम पर बहुत ही उपकार है और पूर्वजों को याद नहीं करने से, मैंने कहा था कि पितृदोष लगता है। हम अपने पूर्वज महाराणा प्रताप जी को क्यों ना याद करें, बार-बार याद इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे दादो थे, हम कह सकते हैं दादाजी थे, एक तरह से परदादा थे हमारे। हम उनके समय में आए थे तो हमने उनको बिल्कुल हमने अपनी स्मृतियों से खोने नहीं दिया उनको। जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी वेशभूषा है, ये साफ दर्शाती है कि हम एक राजपूत परिवार से हैं और महाराणा प्रताप के वंशज हैं। मैम, अब मैं यहाँ पर एक और सवाल लेकर आता हूँ जो थोड़ा इतर है, लेकिन हमारे ही ठीक है परंपरा या हमारे कल्चर से रिलेटेड है। जो हमारे यहाँ जजमान या यजमान जो ठीक है, जो हमारे यहाँ पुरोहित होते हैं, वो हमें ऐसा कहते हैं। इसके पीछे क्या तथ्य है और क्या कारण है? जी। बहुत अच्छा सवाल। मैं अभी कल ही मैं जब इसकी थोड़ी सी तैयारी कर रही थी, मैं कुछ मनन कर रही थी कि मैं क्या प्रेजेंट करूँगी कुछ, तो मैं लखेड़ा जी, वो बहुत ही प्रसिद्ध एक पत्रकार हैं। कभी-कभी वो हमारे बारे में कुछ टीका-टिप्पणी कर देते तो मैं उनको विरोध स्वरूप कुछ मैं भी यहाँ से कमेंट लिख देती हूँ। तो उन्होंने कल ये चर्चा कर रहे थे वो हिमालय लॉग में कि जो कुमाऊँ और कहना चाहिए कि जो इस हिमालयी क्षेत्र की परंपरा रही है कि जो क्षत्रिय वर्ग था उसको हम यजमान या जजमान कहते थे, जजमान कहते हैं। तो अब ये बताओ कि जो हमारे पुरोहित हैं, आजकल लोग हमें रिस्पेक्ट उतना नहीं देते जितना देना चाहिए, पर जाने अनजाने में वो हमें जजमान से ही संबोधित करते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि हम क्षत्रिय हैं कि नहीं हैं। ये इतिहास कुमाऊँ का कहता है, ये इतिहास पहाड़ का कहता है कि हम क्षत्रिय हैं। और आप एक चीज़ आप नोट करने लायक है कि जो हमारे पंडित जी, जो हमारे पुरोहित हैं, हाँ, हमारे कर्म कांड कराने के लिए हमें आए, तो इस पर्टिकुलर एरिया में केवल राणाओं के पास, राणा थारू जिनको बोल देते हैं, मैं बार फिर रिपीट कर रही हूँ, आजकल जिस नाम से जानते हैं, राणाओं के पास आए। और हमारे यहाँ जो और इतर जातियाँ थी, चाहे वो गढ़ौरा हो, चाहे वो डंगौरा हो, चाहे वो सुना हो, जोगिया हो, किसी के पास ये नहीं जाते थे। उनके यहाँ पर पुरोहित ही नहीं करते थे। तो आप मैं कहूँगी श्रेष्ठ हैं तो जाति विद्वेष होता है, नहीं, श्रेष्ठ हैं या नहीं है वो उनका वो दिखा रहा है ना कि वो कहाँ जाना पसंद करते थे, कहाँ जाना नहीं पसंद करते थे। उनको अच्छे से पता था कि हम हाई रेस के हैं, लेकिन पता नहीं कुछ निहित स्वार्थ होंगे, मुझे लगता है कि उन्होंने इसको जान करके भी छिपा दिया। उन्होंने कभी इसकी चर्चा अपने से नहीं की। आज हम उनके साथ चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, हमें पता है कि आप वहाँ से आए हुए हो, लेकिन अपने मुँह से जब तक हमने नहीं कहा तब तक उन्होंने हमें इस बारे में अवगत नहीं कराया। ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक रहा है। और जो हमारी जो और भी जो परंपराएं हैं, पहले मैं परंपराओं के नाम पे बहुत कुछ बता चुकी हूँ, वो सब इसी ओर इंगित करती हैं। शिकार खेलने जाना सर। जी। एक यही मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि जैसे राजपूत की कुछ ठीक है डेफिनेशन है या कुछ उनका एक दायरा है या उनको वो जो चीज़ करते हैं उनमें कहीं ना कहीं वो झलकता है। तो जैसे कि हम लोग जो हमारे पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, जैसे कटार, भाला या ढाल है हमारी, तो आज क्या हम इस तरह से चीज़ें, जैसे अब तो देखने को नहीं मिलता कि भाई उसका प्रशिक्षण होता है, तो क्या पुराने समय में ये कहाँ तक चली आई होगी जब प्रशिक्षण होता रहा होगा? आप इस बारे में कुछ कहेंगे क्या? अपनी एज बता दीजिए रुस्तम जी। मैं बता रही हूँ कि मेरे समकालीन, मैं कह सकती हूँ मेरी एज के समय में जब छोटी थी, तो ये कुश्ती-वुश्ती तो हमने खूब देखा, मल्लयुद्ध हमने खूब देखा, अखाड़े होते थे। और हमारे जो भाई थे, सबसे बड़े भाई थे विक्रम सिंह जी, स्वर्गीय हो चुके हैं, वो बहुत अच्छे से लाठी चलाते थे।
बहुत तगड़ा प्रशिक्षण था उनको लाठी चलाने का। वो प्रशिक्षण किसी संस्था में नहीं करते थे, हमारे गांव में ही लोग, युवक मंगल दल का गठन हुआ था कांग्रेस के समय में, और लोग बाग ये सब चीज़ खेल कूद प्रशिक्षण, भाला फेंक, ये फेंक, वो सब उन्होंने जो है वो अपने गांव के स्तर पर ही इसको नियमित रूप से प्रैक्टिस करते थे, मैं ये कहूँगी। और हमारे जो शिकारी कुत्ते होते थे उनके साथ में लोग शिकार खेलने जाते थे, जस्ट एक उस परंपरा को निभाने के लिए कि होली है तो शिकार खेलने जाना है। और आप देखना राजपूती समाज में ये मैंने ये पढ़ा है कि महाराणा प्रताप जी को जब उनका जब महाराणा बनाया गया, उनको राज तिलक हुआ, उसमें उनके जो पिताश्री थे महाराणा उदय सिंह जी, वो स्वर्गवासी हो गए थे। और ये दोनों 22 वर्षा चल रही थी कि उधर जो है शासन पे उनको शासन सत्ता सौंपी जा रही थी, उधर वो मृत शरीर पड़ा था, तो भी उन्होंने इस परंपरा को निभाया था, वो शिकार खेलने गए थे। और उसके बाद महाराणा अमर सिंह जी के बाद राज सिंह जी, महाराणा राज सिंह जी, उन्होंने ये प्रथा को बखूबी निभाते हुए एक बहुत अच्छे से एक स्ट्रेटेजिक तरीके से उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने कम से कम 300 किलोमीटर तक दौड़ लगाई अपने जो सैनिकों के साथ में, ये बहाना बना करके कि मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ, पर वो सैनिक थे हाइड करे हुए, और मुग़लों को मार भगाया और उन्होंने फिर से पूरे क्षेत्र में कब्जा कर लिया था। जो हमारे कुछ क्षेत्रों में मुग़ल चौकियाँ स्थापित हो गई थी, उनको उखाड़ फेंका था उन्होंने। तो ये शिकार खेलने के बहाने वो परंपरा हमारे यहाँ आज भी जीवित थी, अभी तक लोग जाते थे, हमारे दादा परदादा लोग जाते थे। और हाँ, हमने भी देखा है कुछ लोग, अब क्योंकि ऐसा है ना कि लोग बाग, अब आप गरीब हो गए हैं, कुछ आर्थिक संसाधन नहीं रहे, तो लोग उसको हे दृष्टि से देखते हैं। लोग कहते हैं अरे बनवासी हैं तभी शिकार खेलते हैं। ऐसा है नहीं, लोग ये राजपूती परंपरा निभा रहे थे। और मैंने ये भी देखा है कि जो अखाड़े होते थे उनमें कुश्ती पहलवान, मेरे जो मामा के लड़के हैं आज भी वो जीवित हैं, परमेश्वरी पहलवान के नाम से वो जाने जाते हैं। वो बहुत कुश्ती बढ़िया लड़ते थे। तो ये चीज़ें पुरानी नहीं है, आज से मेरे ख्याल से 25-30 साल पहले की ये बातें हैं। अब क्योंकि अब विरोध करो या कुछ भी कहो आप, क्योंकि जब हमें एसटी में कैटेगराइज़ किया गया तो हम माइनॉरिटी में थे, हम राजपूत कुछ ही थे। 12 राणा है तो उनका वंशज कितना होगा, आप बता सकते हैं कि कितनी तेज़ी से भी फैला होगा, तो उतने राजवंश का परिवार कितना हुआ होगा। उसमें से भी कुछ लोग पहाड़ की तरफ माइग्रेट कर गए थे। मेरे भैया हैं, उन्होंने बताया कि उनके एक बनकोटी पहाड़ी जो ब्रिगेडियर थे, मणिपुर में जब उनकी पोस्टिंग हुई तो वो वहाँ पर उनको मिले, तो वो बड़े गले मिले उनके कि राणा जी आइए यार, मैं भी राणा हूँ, आप भी राणा हैं। तो भैया को इतना इतिहास नहीं पता था कि बनकोटी भी राणा होते हैं। तो उन्होंने कहा अरे हम और आप कैसे, मतलब मैं तो राणा, मैं तो इस क्षेत्र का हूँ। अरे मेरे भाई, हम लोग एक ही हैं। हम थोड़ा-सा नाराज़ हो गए थे, भाई-भाई थे, अब क्या करें, नाराज़ हो गए, तो हम लोग जो है वहाँ वन-वन काट-कूट के पहाड़ में जाकर के रहने लगे। हम अपने क्षेत्र के, अपने वन के नाम से हमने बनकोटी अपनी लगा ली, हम तो राणा ही तो हैं हम लोग। तो ऐसा उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन पास की। तो कुछ लोग पहाड़ों पे चले गए, किसी बस चाहे लड़ाई हुई या जैसा भी उनका मन हुआ, वहाँ पर जाकर के छिप गए नहीं कहूँगी, वहाँ जाकर के बस गए और रच बस गए, फिर वहाँ की संस्कृति अपना ली। और हमने सुना होगा कि बहुत सारे राजपूत क्षत्रिय वो कुमाऊँ में बराबर मैदानों से आते रहे हैं, तो हमारे लोग भी कुछ वहाँ पर गए थे। और एक चीज़ मैं यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगी, राउत बुढ़िया अभी भी है हमारे यहाँ पर। एक बार जो जयमल और पत्ता जी को जब मेवाड़ में उनको बुलाया गया, भक्तिमती मीरा जी के भाई थे जयमल जी, तो वो लोग जब रास्ते में आ रहे थे श्रीनाथ जी के मंदिर से पहले उनको राउतों ने घेर लिया, राउतों की टुकड़ियों ने, जो कि चोरी चपाड़ी डकैती का काम करते थे। तो उन्होंने विरोध नहीं किया, दोनों ने, जयमल पत्ता जी दोनों ने, उन्होंने विरोध नहीं किया। और एक ने इशारा किया अटे या बढ़े, तो उसने कहा बढ़े। वो लोग बढ़ गए, अपना सब कुछ जो भी क्या कहना चाहिए, आभूषण थे रानियों के पास, जो भी कुछ अपने साथ सामान लाए थे, वो डकैतों के हवाले करके, राउतों के हवाले करके। ये मैं नहीं कह रही हूँ, रावत जाति के लोग मुझसे विरोध कर सकते हैं, पर ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो राउतों से उनका ये हुआ, सामना हुआ। थोड़ी देर जब जो आगे बढ़े, वो श्रीनाथ जी के मंदिर तक जैसे ही गए, वहाँ पर वो टुकड़ी फिर आ गई।
तो कहते हैं कि ये बताओ कि तुम लोग वीर योद्धा हो, हम जानते हैं, और बिना संघर्ष किए, तो बिना मुकाबला किए तो आप लोग ऐसे सरेंडर नहीं करते, आपने हमारे सामने सरेंडर कैसे कर दिया। तो उन्होंने बोला ये अटे या बड़े क्या है। उन्होंने कहा कि देखो हम एक बहुत पवित्र उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, बड़े उद्देश्य के लिए जा रहे हैं। हम मेवाड़ जा रहे हैं वहाँ की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए, और वहाँ पर बार बार आक्रमण हो रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए हम मेवाड़ जा रहे हैं, और हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए मैंने कहा बड़े, और ये जो छोटा सा है, आज आपने हमारे आभूषण, हमारे सामान छीन लिए, ये हमारे लिए मायने नहीं रखते। हम यहाँ तुमसे युद्ध इसके लिए करें कि अपने आभूषणों की रक्षा करें, वस्त्रों की रक्षा करें, कि हम वहाँ मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा करें। तो वो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने बड़ा ही मतलब आग्रह किया, उनका मन भर आया कि हमने ऐसा इतने अच्छे लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार किया, सारा सामान लौटा दिया, महाराज हमें भी अपने साथ ले चलिए, हम भी आपकी सेना में शामिल होंगे, हम भी स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए हम भी लड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप यहीं पर मुकाबला करो, आप हमारे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ हैं वहाँ सुरक्षा करिए, वहाँ सुरक्षा दीजिए। और ऐसे ही हमारा, मैं रिलेट कर रही हूँ कि वो जो राउत थे, अब रावत कहें या जो भी कहें, जो राउत थे उनसे हमारे दादा लोग बताते हैं, भाई बता रहे थे अभी सुबह मुझे, कि उनसे भी मुठभेड़ यहाँ पर भी हुई थी हमारी। तो वो उन्होंने खदेड़ा कहाँ तक, राउत बुढ़िया तक। हम लोग कहाँ बसे थे, नंदौर के पास, और हमने उनको खदेड़ा राउत बुढ़िया तक। और जो यहाँ के मूल निवासी थे वो भी जब ऐसा देखा कि भाई ये संघर्ष हो रहा है, तो वो भी चुपचाप शाहजहाँपुर पीलीभीत की तरफ चले गए, कुछ लोग जो मूल निवासी थे। और कुछ लोग यहाँ पर थोड़े से और थोड़ा गरीब थे, निर्धन थे, और जो मूल रूप से थारू थे उनकी तमाम उपजातियाँ थी, जुगिया, सौसा, धंगरा, गढ़ौरा, डंगोरा, ये खुनका, ये सब जातियाँ यहाँ पर मूल रूप से निवास करती थी और तराई के क्षेत्र में निवास करती थी, इसलिए इनको तरुआ या थरुआ कहा जाता था। तो जब भारत आज़ाद हुआ हमारा देश, तो यहाँ की जो मूल निवासी थी, अब हमको गलतफहमी में वहाँ उनके साथ मिला करके हमारी एक उपजाति दिखा करके पूरे राणा कैटेगरी में सबको रख दिया, और उनकी उपजाति भी थारू कर दी, उनकी अपनी असली उपजाति खो गई, जो जुगिया थे या जो थे। अब ये लोग बेचारे हमारे लिए सेवक का काम करते थे, हम उनके प्रति बहुत अच्छी भावना रखते थे, हमारी बस्ती के आसपास ही रहते थे पर बस्ती के बीच में नहीं रहते थे। इनसे हम लोग सेवा का कार्य जरूर लेते थे, लेकिन संबंध बेटी रोटी का कभी भी नहीं करते थे, और आज भी नहीं करते हैं। कुछ एक आध प्रेम विवाह मैंने पहले भी कहा था, या इस तरीके से इतर विवाह हैं, वो भले ही कोई कर ले, मनमानी कर ले, लेकिन आज में सामाजिक स्वीकृति उस पर नहीं है। और एक ही वर्ग में सरकार ने बांट दिया, जाति प्रमाण पत्र राणा थारू के नाम से उनको भी मिलने लगा, हमको भी मिलने लगा। तो हम लोग ऐसा माने जाने लगा कि एक हैं, और एक ही तरीके से व्यवहार होने लगा। कुछ थोड़ा बहुत संबंध भी जैसे मैंने कहा ना कि प्रेम विवाह वगैरह होने लगे, तो अब थोड़ी सी घुल मिल सी गई है, और जनसंख्या बढ़ते बढ़ते लोग बाग जो है वो बस्ती के बीच में भी आ गए हैं, पहले बस्ती से बाहर हुआ करते थे। तो ये कोई विद्वेषवश नहीं है कि वो बस्ती से बाहर रहें या कुछ, ऐसा था उस समय में। मैं बार बार ये कहती हूँ, हम केवल भूतकाल का वर्णन कर रहे हैं, हम आज के लिए हम विद्वेष नहीं फैला रहे हैं, हम अपनी पहचान बता रहे हैं कि ये पहचान थी और ऐसे हमारी पहचान छिपाई गई। इस तरीके से हम आज एसटी में आ गए, हम आज थारू हो गए, अब लोग हम ही को हे दृष्टि से देखने लग गए हैं। मेरे को किसी ने कहा कि अच्छा आप वो वाले राणा हो, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये वाले राणा, ये वो वाले राणा कौन है? जो आजकल सवर्ण वर्ग बोलते हैं हमसे कि अरे आज अच्छा आप यहाँ के हो, आप वो वाले राणा हो। तो वैसे तो आप काफ़ी काबिल नज़र आती हैं। हमने कहा काबिल ना काबिल तो पता नहीं, पर हाँ ज़रूर इंटरेस्ट है अपने बारे में बताने के लिए, जानने के लिए। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है रुस्तम जी, डबल स्टैंडर्ड लोगों का, कि बोलते हैं कि जाति व्यवस्था ख़त्म हो गई है, सब अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं, सब अब ये ऐसा कुछ नहीं है, संविधान में सब एक बराबर है। लेकिन देखिए ना, हमारे साथ आज भी भेदभाव होता है, आज भी वो वाले राणा, ये वाले राणा कह के बुलाया जाता है। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि ये वाले राणा या वो वाले राणा कहीं पर होते हैं क्या? सब जितने भी अगर राणा कहीं हुए हैं तो एकमात्र राजस्थान में हुए हैं, और कहीं से राणाओं का ओरिजिन नहीं है। जहाँ भी कहीं ये फैले हैं, वहाँ की वेशभूषा अपनाई या वहाँ की देसी भाषा अपनाई, ये सब उनकी परिस्थितियाँ रहीं। वो सवर्णों में गिने गए या पिछड़े में गिने गए, अगड़ों में गिने गए, या जनजातीय में या आदिवासी का टप्पा लगाया गया, किसी भी रूप में मान्यता प्राप्त हुए, वो सब राजस्थानी राणा हैं। और
यही इस चीज़ को, तथ्यों को मैं प्रकाश में लाना चाहती हूँ लोगों के सामने, और यही मेरा प्रयास भी है। बहुत सारे और तथ्यों को भी हम लाएंगे आपके सामने कि जैसे जैसे हम अध्ययन करते जा रहे हैं, अभी भी हमारे बहुत से समाज के लोग जो जानते सब कुछ हैं, लेकिन अभी वो सामने आकर के बोल नहीं रहे हैं। जब हम कोई वीडियो जारी करते हैं, सारे लोग कहते हैं हाँ हाँ ऐसा ही था, ऐसा ही था। अभी मुझे एक हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उन्होंने उनसे मैं फ़ोन पे बात करी थी कुछ 1 घंटा पहले। उन्होंने बताया कि हमारे दादाजी वो सरपंच हुआ करते थे, बहुत मैंने अभी बताया था ना कि भले मानुस होते थे, तो सरपंच ही वो करते थे और बहुत मान्यता प्राप्त थी। नाम उन्होंने